फिर एक बार मिल लिए और आपस में चीज़ों को बांट पा रहे हैं। देवकोटा जी के बारे में भी पता चला, पहले से थोड़ा थोड़ा सुने थे कि उस अपने ढंग से चीन के लेखक हैं और यहाँ पुराने मित्र लोग भी हैं, नए मित्र लोग भी हैं। और फिर से जब भी मिलते हैं तो कुछ न कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ। वाणिज्य दूतावास गए हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे संविधान के 8वीं सूची में तो नेपाली है ही। मैं दिल्ली में जब काम करता हूँ तो साहित्य अकादमी भी बराबर बीच बीच में नेपाली साहित्य पर विशेषांक भी निकालता है, रचनाएं भी छापता है। एक बार मैं दिल्ली में था तो साहित्य अकादमी की जो पत्रिका के संपादक थे वो देवेश जी थे और अच्छी बात एक बात में वो कलकत्ता आ गए। यहाँ हम सब लोगों ने मिलके उनको नेपाली साहित्य से जोड़ा। और आज की तारीख में सबसे अच्छी बात यह है कि बगल में हिंदी साहित्य की एक बड़ी संस्था है और उस संस्था ने बहुत सारे संस्थाओं को लेकर के अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए हैं। और इस साल भी नेपाली इंडो नेपाली जो कार्यक्रम है वो मिलके परिषद में अपने साथ लिया था। गोपाल जी हैं, नारायण जी हैं, मैं कई मित्रों के नाम छूट जाएंगे इसलिए नहीं ले रहा हूँ। तो ये एक पहले झरने की तरह था, मैडम कह रही थी झरने सूख रहे हैं, लेकिन यहाँ साहित्य का झरना एटलीस्ट कलकत्ते में बहुत स्पीड से गंगा की तरह बह रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। आप नहीं थे तो मैं आपको भी नाम दिया। और इस तरीके से ये भले ही 2 मिनट 1 मिनट की कविता पाठ हो, लेकिन यहाँ हम लोगों के साथ साल के अंत में सबके सब चेहरे भी रिफ्रेश हो रहे हैं और नया हम लोग कुछ करने की बात भी सोच पा रहे हैं। मेरे लिए ये मौका है। तो मैं अपनी कविता पढ़ने से पहले मुझे लगा कि 2-3 चीज़ें हैं जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें थोड़ी सी अपडेट है। थोड़ी सी अपडेट, ये ज़्यादा अपडेट तो नहीं हो पाएगा। मैं अपनी कविता पढ़ रहा हूँ और तिवारी जी ने ठीक ही कहा था कि वो शादियों में जब दूसरे गांव से नाई आता है चिट्ठी लेके कि भाई निमंत्रण है, उससे पूछते मेरे नाना का है कि नहीं है। तो एक चीज तो बहुत तय है कि नेपाल में अगर कोई आदमी बैठा है, अगर वो काशी नहीं नहाता है या त्र्यंबक नहीं जाता है तो जीवन की सार्थकता, धार्मिकता कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो भारतीय जो संस्कृति है वो अलग नहीं है। और इसी क्रम में मैं कविता सीधी आवाज देता हूँ ठाकुर के हिसाब से। नेपाल के नीचे वाले हिस्से में ठाकुर नाई को कहते हैं, लेकिन मेरा ठाकुर राजपूत ठाकुर है और बहुत सिंपल कविता है, छोटी सी कविता है। मैं इस मौके पर उसे सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है बर्बरता के खेल। ठाकुर छोटन सिंह कहते थे पालाही, हमारे बाबा कहते थे जय। आज न ठाकुर छोटन सिंह है न हमारे बाबा। ठकुराइन का भी पता नहीं गुजर गई होंगी अब तक। 650 स्क्वायर फीट के फ्लैट में लेट कर मैं दौड़ाता हूँ घोड़े समरकंद, कंधार, काबुल। क्या फर्क है ठकुराइट में, पठानियत में, बाबरियत में, ठकुराइट। समाज शास्त्री, राजनीतिक इतिहासकार कोई नहीं देना चाहता जवाब। और तो और खलीफाओं के त्याग, बलिदान और ईमानदारी की कथाएं उन पर एकाधिकार मांगते हैं। कभी तुर्क, कभी अरब, कभी ISI, सादा काला झंडा और बंदूकें लिए हुए दौड़ते। फारस, समरकंद, मंगोलिया और ईरान कौन सी सभ्यता से पहचाने जाएं आप? आपके पास तो एक सभ्यता मौजूद है। तो आज तक प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा के खिलाफ बगावत,
गांधी का खिलाफत के लिए आंदोलन, कौन सी किताब कौन सा कथाकार बताएगा, ये सब हमीद खां टुकड़िया, मीर बाकी राजा मान सिंह सभी उलझते हैं इतिहास के जाल में। चाहे टावर टूटे, चाहे अस्पताल, समय कभी भी तोड़ने का नहीं रहा। जिनको आता है इस तरह के खेल में आनंद, कुछ लोग उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने अपने आनंद के लिए दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी कटवा दी। खेल खेल में, रोम के कोलाजियम में चीखते चिंगाड़ते जानवरों की आवाजें घूम रही हैं ब्रह्मांड में न्याय के लिए। और उनके बाद नंबर आता है बर्बर जातियों का इन जानवरों में बदल जाना। ये जातियां न मानती हैं देश, न बर्फ, न रेगिस्तान। आज भी हम कहीं तलाश रहे हैं इन बर्बरों को सुधारने के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए। बर्बरता के इस खेल में हम सब शामिल हैं, अब हम इससे बाहर आए। नमस्कार।